हेलो नमस्कार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखें सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। होपफुली आपने अभी तक के सभी वीडियोस देख लिए होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं आज और हम कुंडली को देखने की पोजीशन में पहुंच चुके हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको PAC का मतलब बताया था, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन का। तो जब भी हम किसी भी कुंडली को देखेंगे तो उनमें इन सभी चीजों पर नजर डालेंगे कि कौन कौन सा प्लेनेट किस हाउस में प्लेस्ड है, वो किन किन प्लैनेट्स के साथ कंजक्टेड है और किन किन को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये एक कपलेट थी या कैप्सूल था PAC जिसका हमें ध्यान रखना है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखना है किसी भी प्रेडिक्शन में जाने से पहले, और वो एक दूसरा आपका कैप्सूल है जिसे बोलते हैं डेअर्स, DARES, डेयर्स। डेयर्स में जो 5 अल्फाबेट है इनका सभी का मतलब है। तो जब भी आप किसी भी कुंडली को एनालाइज करें तो एनालिसिस से पहले PAC को ध्यान से देखें, और दूसरे नंबर पर इन सभी 5 पॉइंट को, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1, इन पर सभी पर ध्यान देना है और आपको नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स तैयार करने का मतलब इसकी डिटेल नोट करनी है अलग से, तभी हम कुंडली को एनालिसिस कर पाएंगे। यहाँ पे D का मतलब होता है धन योग, A का मतलब होता है अरिष्ट, R का मतलब होता है राजयोग और E का मतलब होता है एक्सचेंज, S का मतलब स्पेशल फीचर्स ऑफ द कुंडली। तो ये सभी पांचों चीजों को हमें चेक करना है 1 बाय 1 कि उसमें कोई धन योग तो नहीं बनते हैं, कोई अरिष्ट योग तो नहीं बनता है, कोई राजयोग तो कुंडली में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, कोई एक्सचेंज है या नहीं है, या फिर कोई स्पेशल फीचर तो नहीं है कुंडली के। इन सभी चीजों को हमें ध्यान से देखना है, उसके बाद ही हम प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इनमें सबका मैं 1 बाय 1 मतलब बता रहा हूं जिनको अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा धन योग क्या होता है। धन योग में जो 5 हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं लग्न, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस को हम धन भाव या वेल्थ हाउस भी बोलते हैं, 5th हाउस ये लक्ष्मी स्थान है, 9th हाउस ये लक्ष्मी स्थान है, और 11th हाउस इच्छा स्थान या लाभ भाव भी बोलते हैं। तो ये पांचों भाव धन से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस। तो याद रखने का तरीका है, दोनों लक्ष्मी स्थान 5th एंड 9th हाउस हो गए इसके अंदर, ये धन भाव होता है, ये सेकंड हाउस, 11th हाउस लाभ भाव होता है, और लग्न हर जगह इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब भी इनमें आपस में एक दूसरे में किसी भी तरीके का लिंक हो, इनके लॉर्ड्स के बीच में लिंक होना चाहिए। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस के लॉर्ड से लिंक हो जाए तभी भी धन योग हो गया। सेकंड हाउस के लॉर्ड का 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड से लिंक हो जाए तो ये 3 और धन योग बन गए। इसी तरीके से 5th हाउस के लॉर्ड का 9th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड से लिंक हो जाए तो ये 2 और धन योग बन गए, और 9th हाउस लॉर्ड का 11th हाउस लॉर्ड से किसी भी तरीके का लिंक हो जाए आपस में। वन साइडेड लिंक को भी हम पार्शियल धन योग मानकर चलते हैं। वन साइडेड लिंक भी मैं बताऊंगा। वन साइडेड लिंक ऐसा है जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए तो ये पार्शियल लिंक है। कंप्लीट लिंक ये होता है कि सेकंड हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड एक दूसरे को एस्पेक्ट करें, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं धनयोग को इस कुंडली के अंदर समझाता हूँ धनयोग कैसे देखे जाएंगे। तो धनयोग में इंपॉर्टेंट भाव हो जाते हैं, आपका ये 11th भाव है, सेकंड भाव है, इन्हें नोट कर लेंगे स्टार्टिंग में, बाद में तो आपको देख के पता चल जाएगा। ये 5वां भाव है, ये 9वां भाव है और ये लग्न है। इनके लॉर्ड्स को मार्क कर लीजिए। तो हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट और 9th भाव का लॉर्ड तो सेम ही है, मार्स मैंने मार्क किया यहाँ पर। 11th भाव का लॉर्ड सेटर्न है, लग्न का लॉर्ड जुपिटर है और 5th हाउस का लॉर्ड मून है। तो ये 4 प्लेनेट इस कुंडली के लिए धनयोग बनाने में कैपेबल है। ये सबसे पहले आपको नजर जानी चाहिए। अब इनका आपस में कोई संबंध हो रहा है क्या? तो देखिए यहाँ पे मून और मार्स एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब मून मार्स को और मार्स मून को। ये कंप्लीट धनयोग है। इसको हम कैसे कहेंगे कि 9th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड आर एस्पेक्टिंग ईच अदर। एक केवल दूसरे को देख रहा हो, दूसरा पहले को नहीं देख रहा हो तो पार्शियल धनयोग होगा, वो भी धनयोग, ये कंप्लीट धनयोग हो गया। और देखते हैं, देखिए मार्स का, फिर देखिए जुपिटर
है यहाँ पे वो सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा है 1 2 3 4 5th दृष्टि से। जुपिटर यहाँ पे क्या है, लग्न लॉर्ड है, और सैटर्न क्या है, 11th लॉर्ड। तो लग्न लॉर्ड और 11th लॉर्ड के बीच में एस्पेक्ट से, मगर सैटर्न जुपिटर को नहीं एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये वन साइडेड हुआ। ऐसे धनयोग को पार्शियल धनयोग बोलेंगे, उनके लॉर्ड्स में किसी भी तरीके का संबंध हो जाए, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो कंप्लीट धनयोग हो गया, मगर दोनों में से केवल एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहा है तो ये पार्शियल धनयोग हो गया। अब जुपिटर और मून के बीच में कोई लिंक नहीं है, जुपिटर मार्स के बीच में कोई लिंक नहीं है, मार्स और सैटर्न के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, तो आपको लिंक देखना है तो केवल इन हाउसेस के लॉर्ड को देखो। इन हाउसेस के लॉर्ड एक साथ आकर बैठ जाएं कहीं पे तो भी धनयोग हो जाएगा। जैसे मैं इसको कट करके यहाँ पे लगा देता हूँ सैटर्न, तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये आपका सेकंड और 9th लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट हो गया, ये भी धनयोग है, कंजंक्शन हो गया, इसमें एस्पेक्ट हो कंजंक्शन हो। और एक पार्शियल धनयोग ऐसा होता है, मैं मार्स को यहां से कट कर देता हूं और मार्स को यहां बिठा देता हूं, तो ये आपका सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में चला गया तो भी ये पार्शियल धनयोग माना जाएगा। मगर उल्टा हो जाता तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग धनयोग हो गया। यहाँ पे सैटर्न को बिठा देता हूं तो ये एक्सचेंज हो गया इन दोनों के बीच में। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक्सचेंज का मतलब जो वन साइन का लॉर्ड है वो तो 10 साइन में चला गया और 10 का लॉर्ड 1 साइन में चला गया, इसे हम एक्सचेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सचेंज भी समझ सकते हो। तो धनयोग को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ ब्रीफ में। धनयोग के लिए जो 5 हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं वो लग्न, सेकंड, 5th, 9th एंड 11th हाउस है। इनके लॉर्ड एक दूसरे से लिंक बनाते हुए, लॉर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, एक दूसरे से या तो हाफ लिंक बनाएंगे, कंप्लीट लिंक बनाएंगे। हाफ लिंक ये होता है कि जैसे मैंने बताया, जुपिटर जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो सैटर्न 11th हाउस के लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, ये हाफ लिंक है। दूसरा मैंने बताया था कि यहाँ पर सेकंड और 8th लॉर्ड ये 5th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, 5th लॉर्ड उड़ से भी एस्पेक्ट कर रहा है, ये कंप्लीट धनयोग हो गया। या किन्हीं भी इन दो भावों के स्वामी या लॉर्ड एक साथ आकर बैठ जाएं तो भी धनयोग हो जाएगा। इस तरीके से हम धनयोग देख सकते हैं। तो किसी भी कुंडली में आपको सबसे पहले धनयोग देखना है। दूसरा एक्सचेंज भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 5 टर्म है, तो एक्सचेंज कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, एक भाव का, एक राशि का स्वामी दूसरी राशि में और उसका स्वामी उसी में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया था कि सैटर्न 1 साइन में, 1 का लॉर्ड मार्स 10 साइन में, ये एक्सचेंज हो गया। जुपिटर यहाँ पे और मरकरी यहाँ पे, देखिए ये भी एक्सचेंज है, क्योंकि जुपिटर 12 साइन का लॉर्ड है और मरकरी 3 साइन का लॉर्ड है। तो 3 साइन का लॉर्ड 12 साइन में और 12 साइन का लॉर्ड 3 साइन में चला गया। दिस इज ऑल्सो ए एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज को भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। आगे आप दशा और अंतर दशाओं की जब हम बात करेंगे, दशा मैं करा चुका हूँ, मगर दशा और अंतर दशाओं की बात करेंगे तो कोई भी प्लेनेट अपना फल अपनी दशाओं में देता है। तो जब दो प्लेनेट्स के बीच में एक्सचेंज होता है तो वो एक दूसरे की दशाओं में फल देंगे। जुपिटर का यदि मरकरी से एक्सचेंज है तो जुपिटर की दशा में मरकरी फल देगा, मरकरी की दशा में जुपिटर फल देगा। तो ये एक्सचेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कुंडली को एनालाइज करेंगे। एक प्लेनेट की दशा चल रही है, आप क्या सोचोगे कि इसके फल मिलने चाहिए, मगर फल किसी और दूसरे प्लेनेट के मिल रहे हैं। दशा जुपिटर की चल रही है, आप सोचोगे लगने के फल मिलने चाहिए, मगर फल किसके मिल रहे हैं आपको, 4th हाउस के, जो सॉरी जुपिटर की दशा मिल रही है 4th हाउस के। 4th हाउस के फल क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक्सचेंज है और 4th हाउस का लॉर्ड मरकरी है। तो जिस भी हाउस का जो लॉर्ड होता है उसके फल वो देगा, आपको मकान मिलेगा, कोई व्हीकल मिल सकता है, इस तरीके की चीजें हम देखेंगे। अभी मैं फल के बारे में बात नहीं करना चाहता, अभी आप केवल इन टर्म्स को समझिए कि धनयोग क्या होता है, कैसे बनता है और एक्सचेंज कैसे बनता है। तो ये भी मैंने आपको धनयोग और एक्सचेंज एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट धनयोग होता है जिसे सभी कुंडलियों में माना जाता है, ये न राशियों पर डिपेंड करता है, ये होता है मार्स और मून का कंजंक्शन। मतलब मंगल और चंद्रमा की युति कुंडली में कहीं भी हो जाए, इसको चंद्र मंगल योग बोलते हैं और धन के हिसाब से अच्छा होता है। युति का मतलब एक ही भाव के अंदर मार्स और मून दोनों आकर बैठ जाए किसी भी भाव में। यहाँ पर मैंने बिठा दिए, ये आपका चंद्र मंगल योग हो गया, यहाँ पर बिठा दिए तो ये चंद्र मंगल होगा। वैसे एस्पेक्ट को भी बहुत लोग मानते हैं, मगर युति ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाता है। तो कुंडली में जब भी मार्स और मंगल की युति होती है, ऐसे पर्सन के पास धन की प्राप्ति होती है, वेल्थ उसके पास जरूर आती है, चाहे कभी भी आए मगर आती जरूर है, और ये परमानेंट योग होता है कुंडली के अंदर।
तो मंगल और चंद्रमा की उसको चंद्र मंगल योग बोलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका धन योग का, ध्यान रखेंगे ऑलवेज। हमारी कुंडली के अंदर जो 4 त्रिकोण दिए हुए हैं वो है पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव। ये मैं भाव की बात कर रहा हूं। 1, 5, 9 इसको हम धर्म ट्रायंगल बोलते हैं। धर्म 2, 6, 10 को हम, ये भी आप नोट कर लें जिन्होंने एग्जाम देनी है उनकी एग्जाम में आते हैं। 2, 6, 10 को हम अर्थ ट्रायंगल या त्रिकोण बोलते हैं। फिर 3, 7, 11 भाव को हम काम त्रिकोण बोलते हैं और 4, 8, 12 भाव को हम मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं। तो आपका 1 से शुरू हो जाएंगे, 4, 4 का डिफरेंस के बाद 1, 5, 9 को हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं। धर्म भाव हैं तीनों भाव, पहला, 5वां और 9वां। तो 9वां भी धर्म का भाव है, 5वां भी और पहला भी। दूसरा, छठा और 10वां, ये 2nd, 6th एंड 10th ये भाव आपके अर्थ भाव है, एक मनी से रिलेटेड भाव है। तो दूसरा भाव तो मनी का होता ही है, 6th भाव भी मनी का ही होता है। ये 7th का लॉस है, एक्चुअली पार्टनर का लॉस है तो आपकी इनकम है, इसलिए इसको मनी भाव बोलते हैं। सामने वाला जो भी आपसे पार्टनरशिप कर रहा है उसका लॉस होगा और उससे आपको इनकम होगी। और ऐसे ही आपका 11th भाव, 10th भाव इज ऑल्सो अर्थ भाव। 3, 7, 11 को काम भाव बोलते हैं और 4, 8, 12 को मोक्ष भाव बोलते हैं। इनकी हम लेटर ऑन बात करेंगे, अभी मैं केवल धनयोग पर ही रुकूंगा। तो धनयोग कब बनता है? आपको कुंडली में दूसरे, छठे और 10वें भाव में, ये दूसरा भाव है, छठा और 10वें भाव में बहुत सारे ग्रह हों, प्लेनेट हों, तभी भी उसे धर्मयोग माना जाता है, धनयोग सॉरी। दूसरे, छठे और 10वें भाव में कंसंट्रेशन ऑफ प्लेनेट हो तो वो भी वेल्थ दिलाते हैं, तो इसे भी हम नोट कर सकते हैं। तो धनयोग को मैं यहाँ पर एंड करता हूं। तो धनयोग से धन मिलता है, बेसिकली मिलता कैसे है उसको हम सेपरेटली बात करेंगे, मगर धनयोग देखना हमें आना चाहिए। तो धनयोग के लिए जो हाउसेज इन्वॉल्व है, 1st, 2nd, 5th, 9th एंड 10th, वो सॉरी 10th में बार बार बोल रहा हूँ, इट इज 11th हाउस। तो ये धन से रिलेटेड भाव हैं। इनके स्वामी लॉर्ड एक दूसरे से किसी भी तरीके से लिंक हो जाए, एक साथ प्लेस हो, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर ले, एक दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर ले तो योग बन जाते हैं। ऐसे ही मून और मंगल, मार्स यदि एक साथ कंजक्ट हो तो चंद्र मंगल योग बनता है। इसी तरीके से 2nd, 6th और 10th जो भाव है इन्हें हम अर्थ भाव बोलते हैं। इन तीनों में यदि बहुत सारे प्लेनेट की कंसंट्रेशन हो तो भी धनयोग बनता है। एक्सचेंज मैंने बताई दिया है, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट की राशि में और वो इसकी राशि में, दोनों के बीच में राशि परिवर्तन हो उसे हम एक्सचेंज बोलते हैं। दोनों एक दूसरे की राशि में आकर बैठ जाए। तो किसी भी कुंडली में आपको मार करना है कि कोई धनयोग बन रहे हैं क्या, फिर आपको देखना है कोई एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा अरिष्ट की। अरिष्ट बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको सबसे पहले किसी भी कुंडली को एनालिसिस करने से पहले उसके अंदर अरिष्ट देखना चाहिए। अरिष्ट का मतलब होता है उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई बैड इवेंट्स तो नहीं होंगे, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। तो जब तक कोई भी पर्सन पूरी तरह से फिट नहीं होगा, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो उसकी कुंडली में कितने ही अच्छे योग हो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप चाहे एजुकेशन करना चाहते हो या स्पिरिचुअली धार्मिक काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप कर पाएंगे। यदि हेल्थ आपकी सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अरिष्ट का मतलब हेल्थ से भी है। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में जो डेयर्स का दूसरा अल्फाबेट है ए, तो डेयर्स में 5 अल्फाबेट है। डी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ए स्टैंड्स फॉर अरिष्ट और मेलिफिक इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे मैं कुछ एक बात बताऊंगा, बहुत जरूरी बातें हैं, इन्हें जरा ध्यान रखेंगे। कुंडली के अंदर जो भी बेनिफिक प्लेनेट है, आपको मालूम है जुपिटर और वीनस बेनिफिक होते हैं और मार्स, मून एंड मरकरी कंडीशनल बेनिफिक होते हैं। तो बेनिफिक मेलिफिक की आपने सीरीज देखी होगी, फिर भी ब्रीफ में बता देता हूँ। मून जब भी सन से 96 डिग्री आगे या पीछे होता है, उससे ज्यादा डिफरेंस हो सन और मून के बीच में डिग्रीज का, तभी मून बेनिफिक होगा, अदरवाइज मून मेलिफिक होगा। इसी तरीके से मरकरी या बुध जब अकेला बैठा हो तो बेनिफिक होगा, शुभ ग्रह के साथ है तो बेनिफिक होगा, मगर अशुभ ग्रह के साथ बैठ गया तो वो मेलिफिक हो जाता है। तो कोई भी रेट्रोग्रेड वक्री बेनिफिक यदि है तो वो उसकी बेनिफिक जो भी है बेनिफिशियंस या शुभता कम हो जाती है और भी ज्यादा खत्म हो जाती है यदि उसको कोई मेलिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा हो, अशुभ ग्रह देख रहा हो। तो वो बेनिफिक प्लेनेट को भी यदि वो बेनिफिक है और उसको कोई अशुभ ग्रह देख ले तो उसकी शुभता
खत्म हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है, रेट्रोग्रेड प्लेनेट का ही है ये, वक्री प्लेनेट का होता है। अब जब भी कोई कुंडली देखोगे उसके अंदर वक्री प्लेनेट लिखा होता है तो वक्री बेनिफिक है, तो आप देखिए कहीं उसको कोई मेलिफिक तो नहीं देख रहे हैं, तो उसकी शुभता या बेनिफिशियंस कम हो जाएगी। इसी तरीके से यदि लग्न लॉर्ड किसी भी नेटिव के 6, 8, 12 भाव में चला जाए तो वह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ये भी अरिष्ट का पार्ट है। लग्न लॉर्ड 6, 8, 12 में हो तो उसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी जिंदगी भर, क्योंकि लग्न हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। और 6ठा, 8वां, 12वें भाव में जो भी किसी भी भाव का लॉर्ड जाता है तो उस भाव के कार्यकत्व में कमी करता है वो। तो इसीलिए लग्न के कार्यकत्व होती है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ। तो उसका लॉर्ड यदि 6, 8, 12 में कहीं भी चला जाए तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये दूसरा पॉइंट आपको नोट करके रखना है। ये मैं जो भी बता रहा हूँ इन्हें आप नोट कर लें। थर्ड वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाल अरिष्ट भी बोलते हैं। हायर उसमें जो आप आचार्य वगैरह में पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ाया जाएगा कि द मून इन चाइल्डहुड इज ए डेंजर सिग्नल फॉर ए चाइल्ड। मून का मैं बता देता हूं, मून यदि 6वें, 8वें और 12वें भाव में हो किसी भी कुंडली में और उस पर मेलिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस हो तो इसको बाल अरिष्ट योग बोलते हैं। बाल अरिष्ट का मतलब होगा बच्चे की जन्म के कुछ दिनों बाद ही डेथ हो जाएगी, कुछ ईयर्स के अंदर अंदर ही। अब डेथ नहीं तो आप ये मान सकते हो कि इसकी हेल्थ में तो प्रॉब्लम आएगी ही। और किसी भी कुंडली में यदि बाल अरिष्ट योग क्या होता है कि मून इन 6, 8, 12, 6ठे, 8वें, 12वें चंद्रमा हो और उसे कोई अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हो या उसके साथ हो अशुभ ग्रह, तो वो बाल अरिष्ट योग बन जाता है। और इसके खराब रिजल्ट लाइफ में कभी भी मिल सकते हैं। बचपन में तो मिलते ही है मगर बाद में भी दशा और अंतर दशाओं में उस नेटिव का कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। सो मून इन चाइल्ड इज ए डेंजर सिग्नल फॉर ए चाइल्ड इफ अंडर मेलिफिक इन्फ्लुएंस एंड इवन इन एडल्टहुड और ओल्ड एज इट प्लेस्ड इन 6, 8, 12 एंड अंडर मेलिफिक इन्फ्लुएंस। फर्दर होता है, आपको ये देखना है, डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लेनेट जिन्हें मारक बोला जाता है। तो मारक मैं ऑलरेडी टाइप ऑफ प्लेनेट्स में बता चुका हूँ। 2nd भाव और 7th भाव के जो स्वामी होते हैं जिन्हें हम 2nd लॉर्ड बोलते हैं और 7th लॉर्ड बोलते हैं, ये मारक भाव है। और भी बहुत सारे मारक होते हैं, वो लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे ध्यान रखें कि 2nd लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड के जो स्वामी हैं और 2nd और 7th भाव में जो भी प्लेनेट बैठे हैं वो सभी मारक हो जाते हैं। 2nd लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड एंड प्लेनेट इन 2nd एंड 7th हाउस से मारक होते हैं। और क्या ध्यान रखना आपको, यदि कुंडली में केंद्र स्थानों में, ये केंद्र स्थान है 1, 4, 7, 10, इनमें बेनिफिक या शुभ ग्रह बैठे हों तो वो कुंडली को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इन्हें विष्णु स्थान बोलते हैं। ये केंद्र एक कुंडली के पिलर होते हैं, यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हों तो कुंडली अच्छी मानी जाएगी। इसी तरीके से 3, 6, 11 में ये तीसरा भाव है, ये 6ठा भाव है और 11वां भाव है, यहाँ पे अशुभ ग्रह हो तो वो भी कुंडली को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये एक तरीके से आपका हाउस है और हाउस के अंदर शुभ ग्रह बैठे हैं तो अच्छा होगा, और ये उसके बाहर रहे तो आपके चौकीदारी जो कर रहे हैं वो अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो कुंडली में हम ये भी देखेंगे कि कोई 3 केंद्र स्थानों में कोई शुभ ग्रह है या नहीं। और 3, 6, 11 त्रिशाढ़ भाव बोलते हैं। तो देखिए क्या करना है, अरिष्ट के लिए चेकलिस्ट कैसे तैयार होगी, क्या देखना है। ये तो मैंने कुछ एक कॉम्बिनेशन बताए। तो अरिष्ट के लिए सबसे पहले देखना है आपने कि केंद्र भावों को देखेंगे, क्या केंद्र भावों में कोई बेनिफिट तो है या नहीं। ये केंद्र भाव है तो पहला पॉइंट ये होगा कि केंद्र भाव में कोई बेनिफिट है या नहीं। तो इस कुंडली में मैं देखूंगा तो देखिए केंद्र भाव में बेनिफिक जुपिटर और वीनस बैठे हुए हैं। केवल बेनिफिक नहीं है, मेलिफिक भी हो तो मिक्स रिजल्ट आएंगे, मगर बेनिफिक है तो आपका बचाव करेंगे वो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको नोट कर लो, ये सबसे पहले देखना है आपको केंद्र भाव में कोई भी बेनिफिक है या नहीं। 3, 6, 11 में 3, 6 और 11 के अंदर कोई मेलिफिक बैठा है कि नहीं। तो तीसरे भाव में तो कोई भी मेलिफिक नहीं है, मगर 6ठे भाव के अंदर सूर्य मेलिफिक है और यहाँ पे ये मरकरी भी मेलिफिक हो गया। और ये इस केस में चंद्रमा भी मेलिफिक है क्योंकि सूर्य के नजदीक हो तो 11वें भाव में कोई भी नहीं है। इस तरीके से हम देखेंगे तो वो ही कुंडली को प्रोटेक्ट करते हैं यदि 3, 6, 11 के अंदर मेलिफिक है। दूसरी चीज देखनी है आपको, तीसरी चीज देखनी है लग्न लॉर्ड या चंद्रमा कहीं 6ठे भाव में तो नहीं चला गया 8वें 12वें में। तो यहाँ पे देखिए लग्न लॉर्ड है आपका सन और चंद्रमा दोनों 6ठे भाव में गए बैठे हुए हैं। तो लग्न लॉर्ड और चंद्रमा 6ठे भाव के अंदर
उस कुंडली को वीक करते हैं, कमजोर करते हैं, लग्न को कमजोर करते हैं। नेटिव ऐसा बीमार रहेगा और उसमें यदि कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो, अशुभ ग्रह और एस्पेक्ट कर रहे हो तो और भी प्रॉब्लम आएगी। इसमें ये खुद ही अशुभ ग्रह है, बाकी तो इन्हें कोई अशुभ ग्रह तो एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये चीज हमें नोट करनी है। फिर देखेंगे लग्न एफ्लिक्टेड तो नहीं है, अरिष्ट के लिए देखना है। लग्न एफ्लिक्टेड कैसे होती है कि लग्न को कोई अशुभ ग्रह देख रहे हो, लग्न में अशुभ ग्रह बैठे हो, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा लग्न बुरी तरह एफ्लिक्टेड है। एक मार्स बैठा हुआ है, अशुभ रेट्रोग्रेड प्लेनेट बैठा हुआ है और भी अशुभ हो जाता है। साथ में यहाँ पे राहु केतु एक्सिस है, तो जिन भी भावों पे राहु केतु एक्सिस होता है उन्हें एफ्लिक्टेड या पीड़ित माना जाता है। तो इस कुंडली के केस में लग्न भी एफ्लिक्टेड है। ये सब चीजें देखनी है। लग्न एफ्लिक्टेड होगी तो कुंडली थोड़ा वीक हो जाएगी, नेटिव की हेल्थ से रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होगा नेटिव में, ऐसा हम देखेंगे। फिर देखेंगे मून तो एफ्लिक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे मून भी एफ्लिक्टेड है और सन मेलिफिक प्लेनेट है। फिर ये आपका अमावस्या का मून है, छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है, एफ्लिक्शन होगा छठे भाव में बैठा है। तो 6, 8, 12 में जो भी प्लेनेट बैठा होगा उसको एफ्लिक्टेड ही माना जाएगा। अशुभ ग्रह जिसे एक्सपेक्ट करेंगे उसे भी एफ्लिक्टेड माना जाएगा। तो इन सब चीजों को एटलीस्ट देखना है। बाद में दशा, अंतरदशा और ट्रांजिट को देखेंगे, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, लेटर ऑन जब आप सीख चुके होंगे दशा अंतरदशाओं को तब इसका मैं मतलब बताऊंगा। तो अरिष्ट आपको कुंडली के अंदर देखना है। जितने ज्यादा अरिष्ट कुंडली में अवेलेबल होंगे उतना ही आपकी कुंडली वीक होती चली जाएगी। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी नेटिव को, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी तो वो नेटिव जो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा लाइफ के अंदर। तो डेयर्स का मैंने डी एक्सप्लेन कर दिया है, आपको ए एक्सप्लेन कर दिया है, ई एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आ जाता हूं आर पर, जिसे हम बोलते हैं राजयोग। तो कुंडली में तीसरा अरिष्ट का पार्ट, वो जो डेयर्स का पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, आपको कुंडली एनालिसिस करते टाइम सबसे पहले देखना है, ये होता है राजयोग। तो राजयोग क्या होते हैं? कुंडली में राजयोग देखने का, योग कई तरीके के होते हैं, उनमें राजयोग एक स्पेशल क्वालिटी होती है। जिस भी कुंडली में जितने ज्यादा राजयोग होंगे वो कुंडली उतने ही स्ट्रोंग होगी और ऐसा पर्सन लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करता है। कई तरीके के योग होते हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे, मगर राजयोग अलग अलग कुंडली में अलग अलग केस में बनते हैं, कोई फिक्स नहीं होते, इसलिए इन्हें समझना जरूरी है। बाकी योग तो हमें लर्न करने पड़ेंगे, इन्हें लर्न करने की जरूरत नहीं होती। हमें सभी हाउसेस की लॉर्डशिप मालूम होनी चाहिए, किस राशि का कौन लॉर्ड होता है। तो यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है राजयोग देखने के लिए। एक तो ट्राइन मार्क कर लेने, ये 1, 5, 9 होते हैं जिसे त्रिकोण बोलते हैं, और क्वाड्रेंट या केंद्र मार्क कर लेने, एक को वहां ले लिया तो ये 4, 7, 10 हाउसेस होते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब भी त्रिकोण का लॉर्ड का ट्राइन के लॉर्ड से किसी भी तरीके का रिलेशन, त्रिकोण के लॉर्ड का केंद्र के लॉर्ड से किसी तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाए, उसको हम केंद्र त्रिकोण राजयोग बोलते हैं। केंद्र के लॉर्ड और त्रिकोण के लॉर्ड, केंद्र का मतलब 4, 7, 10 और त्रिकोण का मतलब 1, 5, 9 के लॉर्ड। तो आप सबसे पहले कुंडली में देखोगे त्रिकोण के लॉर्ड कौन से हैं, क्या वो केंद्र के लॉर्ड से कोई लिंक बना रहे हैं क्या वो राजयोग होगा। तो देखिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यदि 5th से, 4th से, 5th से, 7th से, 9th से और 10th से कोई भी लिंक बना ले तो आपके ये सभी केंद्र त्रिकोण या राजयोग हैं। लंग लॉर्ड विद द 4th लॉर्ड, लंग लॉर्ड विद द 5th लॉर्ड, लंग लॉर्ड विद द 9th लॉर्ड, लंग लॉर्ड विद द 7th लॉर्ड एंड लंग लॉर्ड विद द 10th लॉर्ड। मतलब ये लंग लॉर्ड का बाकी सभी त्रिकोण और केंद्र के लॉर्ड से किसी भी तरीके का लिंक हो जाए तो इस तरीके से आपके 5 राजयोग बनते हैं। अब लग्न में बना लिया 4th लॉर्ड का 5th लॉर्ड से आपका लिंक बन जाए, 9th लॉर्ड से बन जाए, 7th और 10th से नहीं बनेगा, दोनों केंद्र के लॉर्ड नहीं होने चाहिए, एक केंद्र का और एक त्रिकोण का, याद रखना है। तो 4th लॉर्ड केंद्र हो गया तो उसका 9th लॉर्ड और 5th लॉर्ड, दिस इज 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड से किसी भी तरीके का लिंक बन जाए तो ये 2 और राजयोग हो जाएंगे। इसी तरीके से 5th लॉर्ड ट्राइन है, इसका लिंक बन जाए 5th लॉर्ड का 7th लॉर्ड से और 5th लॉर्ड का लिंक बन जाए आपका 10th लॉर्ड से। एक त्रिकोण का स्वामी होना चाहिए, एक केंद्र का, ये दोनों भी राजयोग है। इसी तरीके से आपका 9th लॉर्ड का 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का 10th लॉर्ड से लिंक बन जाए तो ये भी राजयोग होगा। ये सभी राजयोग केंद्र त्रिकोण राजयोग होते हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग देखने के लिए कुंडली में आपकी नजर, सबसे पहले मैं आसान तरीका बता रहा हूं,
केंद्र के लॉर्ड को ढूंढ लो आप। यहाँ पे केंद्र वो सॉरी त्रिकोण के लॉर्ड, त्रिकोण यहाँ पे 8 साइन है, 12 साइन है और 4 साइन है। 8 साइन का लॉर्ड है मार्स, ऐसे देखेंगे हम, देखना बता रहा हूं। 12 साइन का लॉर्ड है जुपिटर और 4 साइन का लॉर्ड है मून। क्या ये किसी भी तरीके का लिंक बना रहे हैं केंद्र के स्वामियों से? केंद्र के स्वामी कौन है? सैटर्न, वीनस एंड सन। तो देखिए इसमें मून और सैटर्न एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं। मून केंद्र का स्वामी है और सैटर्न त्रिकोण, वो मून त्रिकोण का स्वामी है, सैटर्न केंद्र का स्वामी है। दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर ले, दोनों एक साथ बैठ जाए, दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए तो उसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहेंगे। इसी तरीके से यदि हम देखते हैं यहाँ पर, ये 8 साइन है और ये 12 साइन है। 8 साइन का लॉर्ड मार्स है, 12 साइन का लॉर्ड जुपिटर है। मार्स और जुपिटर दोनों यहाँ पर आकर बैठ गए। ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है 6th हाउस में। कहाँ बन रहा है उसकी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट इस बात पर भी डिपेंड करेंगे। सन और मरकरी भी एक साथ बैठे हुए हैं, मगर ध्यान रखिएगा यहाँ पे सन तो केंद्र का लॉर्ड है मगर मरकरी नहीं त्रिकोण का लॉर्ड भी नहीं है, इसलिए ये केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं होगा। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग के लिए एसेंशियल कंडीशन है, एक प्लैनेट किसी भी केंद्र भाव का स्वामी होना चाहिए और दूसरा त्रिकोण भाव का स्वामी होना चाहिए। दोनों में यदि किसी भी तरीके का एस्पेक्ट हो जाए, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर लें, दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाए, इन सभी केसेस में केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा। और भी कॉम्बिनेशन हैं जिनकी हम बात लेटर ऑन करेंगे। अभी आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो जब भी कुंडली में 2 ग्रहों की युति हो या आप केंद्र भाव के स्वामी और त्रिकोण भाव के स्वामियों को आप देखेंगे ध्यान से और चेक करेंगे कि राजयोग बन रहे हैं कि नहीं। आप तो अलग से कोई भी कुंडली ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे एक कुंडली बन रही है तो इसमें राजयोग बन रहा है कि नहीं मैं देखता हूँ। तो त्रिकोण के स्वामी मैंने ढूंढे 8 साइन, 12 साइन एंड 4 साइन। वो ये आपके मार्स, जुपिटर एंड मून। तो केंद्र के स्वामी यहाँ पे है आपके सैटर्न, वीनस एंड मार्स। मार्स ऐसा अति योग कारक प्लैनेट हो जाता है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का लॉर्ड होता है। ऐसे प्लैनेट को अति योग कारक बोलते हैं। वो बेस्ट प्लैनेट हो जाता है किसी भी कुंडली के लिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूं, देखिए इस कुंडली के अंदर सन और मरकरी का कंजंक्शन है। आप देखिए कि मरकरी इसमें नहीं तो केंद्र का स्वामी है, नहीं त्रिकोण का है, सन भी नहीं है, तो इसको छोड़ देता हूं मैं। अब सैटर्न और मून एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज है इन दोनों के बीच में, और ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया क्योंकि सैटर्न इस केंद्र भाव का स्वामी है और मून इस त्रिकोण का स्वामी है। 1 हाउस को त्रिकोण मानकर चलेंगे तो इन दोनों के बीच में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। इसी तरीके से मार्स और वीनस एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं और एक्सचेंज भी है इन दोनों के बीच में, इसको हम एक्सचेंज भी मान के चलेंगे। तो मार्स त्रिकोण का स्वामी है और वीनस केंद्र का स्वामी है, तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया क्योंकि ये त्रिकोण का भी स्वामी है। मार्स के ध्यान रखना केंद्र का है मगर त्रिकोण का भी स्वामी है, तो ये भी इन दोनों के बीच में राजयोग फॉर्म हो गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया है। और कोई बनता है क्या? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लैनेट कौन कौन एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, तो वो केंद्र त्रिकोण राजयोग फॉर्म करते हैं। स्पेशल फीचर की जब हम बात करेंगे तो वो मैं आपको किसी कुंडली में बाद में बताऊंगा कि कोई और स्पेशल योग तो नहीं बन रहे हैं। तो स्पेशल योग अभी हमने किए नहीं है, इसलिए उस टॉपिक को हम डिस्कस नहीं करेंगे। स्पेशल फीचर्स यही होते हैं, बहुत सारे योग आपने सुने होंगे यदि आप एस्ट्रोलॉजी में, पंच महापुरुष राजयोग होता है, गजकेसरी योग होता है, उन योगों की बात हम लेटर ऑन करेंगे। तो ऐसे कोई योग बन रहे हैं उन्हें भी आप नोट कर लें। तो अब ध्यान रखें जब भी हम किसी भी कुंडली को देखेंगे तो सबसे पहले उसमें हम पीएसी देखेंगे, कौन सा प्लेनेट किस भाव में रखा हुआ है, किसके साथ किसको एस्पेक्ट कर रहा है, किसके साथ कंजंक्शन में। फिर हम डेयर्स पे आएंगे। डी का मतलब कुंडली के अंदर धन योगों को देखेंगे, ए का मतलब अरिष्ट योगों को देखेंगे, आर का मतलब राज योगों को देखेंगे, ई का मतलब कोई एक्शंस तो नहीं है उसे देखेंगे, और एस का मतलब कोई स्पेशल फीचर तो नहीं है कुंडली के अंदर। ये सारा देखने के बाद हम आगे की बात करेंगे। ये सब चीजें हर एक कुंडली में हमें नोट करनी है। टाइम के साथ जब थोड़ा दिन निकल जाते हैं, लोगों को कुंडली देखने की जल्दबाजी होती है, इनमें से ज्यादातर चीजों को देखते नहीं है और सीधा ही वो केवल कुछ योगों के बेस पर रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, दशाओं के बेस पर देना
शुरू कर देते हैं तो इसलिए उनकी प्रेडिक्शंस गलत जाती है। इन सभी बेसिक कंसेप्ट को आप आगे तक लेकर चलेंगे और इन्हें और आसानी से समझेंगे। मैंने कोशिश की है, यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके डाउट्स रिमूव करने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। जिन भी व्यूअर्स ने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव केवल एस्ट्रोलॉजी सिखाना है आपको। यहाँ पर मेरे सभी वीडियोस देखते जाइए, यकीन मानिए आप एक दिन जरूर एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। धन्यवाद।